नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब छोटा बेटा अचानक पहुंचा अपने भतीजे की बर्थडे पार्टी में, तो अपनी माँ को भरी पार्टी में जूते साफ करते हुए देखा, तो गुस्से में आकर उठाया ऐसा कदम कि अपनी भाभी की अकल ठिकाने लगा दी। नकुल, मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार मुन्ने के जन्मदिन पर हम गांव से माँ को भी बुला लें। और वैसे भी इस बार मुन्ना पूरे 5 साल का हो जाएगा, तो उसके जन्मदिन पर इतने सारे मेहमान आएंगे, उसकी वजह से कितना काम हो जाएगा। अब मैं अकेली भला क्या क्या देखूंगी। अगर माँ जी आ जाएंगी तो कम से कम मुझे कुछ तो सहारा लगेगा। इसीलिए तुम्हें एक काम करना, माँ जी को पूरे 1 हफ्ते पहले ही तुम बुला लेना, ठीक है ना। कल दीपिका ने अपने पति नकुल को अपने बेटे के जन्मदिन पर अपनी सास को बुलाने के लिए कहा, तो नकुल ने भी लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते चलाते हाँ में गर्दन हिला दी और कहा कि ठीक है, मैं फ़ोन कर दूंगा, तो माँ आ जाएंगी। पर एक बार मुझे फिर से याद दिला देना, फिलहाल मैं ऑफिस का बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह सब लोग जब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, तब नकुल की पत्नी दीपिका ने फिर से कहा, नकुल, कल रात तो आप बिजी थे, पर अब तो आपके पास टाइम होगा ना। एक बार मम्मी जी को फ़ोन करके बोल दीजिए कि मुन्ना के जन्मदिन पर 1 हफ्ते पहले ही घर आ जाना है। बस इतना ही कह देना, ज्यादा कुछ मत कहना। जब दीपिका ने अपने पति से कहा, तो उसकी 10-12 साल की बेटी रोशनी उसकी ओर देखते हुए कुछ सोचने लगी। फिर वह खाना खाने लग गई और साथ में उसका 5 साल का भाई भी था। दोनों भाई बहन ने साथ मिलकर खाना खाया और नाश्ता करने के बाद नकुल ने गांव में अपनी माँ को फोन कर दिया कि माँ, अगले हफ्ते मुन्ने का जन्मदिन है, तो दीपिका आपसे बात करना चाहती है। यह कहकर उसने फोन दीपिका को थमा दिया। दीपिका ने भी फोन पर अपनी सास को प्रणाम किया और उन्हें अपने घर बुलाया कि माँ जी, आपके पोते का जन्मदिन है। घर में बड़े बूढ़ों के होने से ही रौनक सी लगती है, तो कम से कम 1 हफ्ते पहले ही आप घर आ जाइएगा। उधर से दीपिका के देवर ने आवाज लगाते हुए कहा, भाभी, सिर्फ माँ को ही बुलाना है क्या? और हम लोग, हम नहीं आएंगे क्या मुन्ना के बर्थडे पर? इतना कहकर वह हंसने लगा, तो दीपिका भी मुस्कुराती हुई बोली, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आप भी आइएगा। और फिर मैं तो अच्छे से जानती हूँ कि गांव में कितना काम है, तो आपका तो दिन के दिन ही आना होगा। इसीलिए मैंने आपसे नहीं कहा कि बाद में कह दूंगी। बाकी मैं आपको फ़ोन करने ही वाली थी, पर आपसे इसीलिए नहीं कहा कि माँ जी के फ़ोन पर कॉल किया था ना। वैसे आप देवरानी जी को लेकर आ जाइएगा, समय मिल जाए तो। वैसे तो हमारे देवर जी बहुत व्यस्त रहते हैं, है ना। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पर फिर भी देख लेना कोशिश करके। तब उसका देवर पवन बोला, हाँ हाँ भाभी, यह बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सचमुच मुझे तो बिल्कुल भी समय ही नहीं मिलता कि मैं कहीं आ जा सकूं, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि मुन्ना के जन्मदिन में मैं वहां आ सकूं। बात करके दीपिका ने फोन रख दिया। दरअसल दीपिका की सास उसके देवर और देवरानी के साथ गांव में ही रहा करती थी। दीपिका की सास कमल जी को शहर की जिंदगी रास नहीं आती थी, या कहो कि यह बात तो सिर्फ कहने को थी। वास्तव में वह दीपिका के साथ भी नहीं रहना चाहती थी। कारण क्या था यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन कमला जी शहर में रहना ही नहीं चाहती थीं। वे तो गांव में अपने छोटे बेटे और छोटी बहू के साथ बहुत खुश थीं। दरअसल कमला जी के पति की मृत्यु हो चुकी थी। बड़े बेटे को शहर में छोटी मोटी नौकरी मिल गई पहले तो, उसके बाद वह लगातार इसी जगह पर लगा रहा, तो धीरे धीरे करके
अब उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई। उसने कहीं से अपने कागज पत्तर तैयार करवा लिए और फिर उसे प्रमोशन मिल गया। तब से बड़ा तो शहर में ही अपने बीवी बच्चों को लेकर रच बस गया था, लेकिन छोटा बेटा अपने पिता की मौत के बाद वहीं पर घर की जिम्मेदारियों में उलझकर रह गया। तो वह गांव में ही खेती बाड़ी और अन्य काम संभाल रहा था। ऐसा नहीं था कि उसका पढ़ने में दिमाग नहीं था। पढ़ाई में छोटा बेटा बड़े से भी कई गुना ज्यादा होशियार था, लेकिन मजबूरी के चलते पढ़ाई और बाहर की नौकरी को छोड़कर उसने अपने घर परिवार पर ध्यान दिया, अपने पिता की खेती बाड़ी पर गौर किया। और बस तब से कमला जी उसी के साथ रहती हैं। कभी कभार एक आध दिन के लिए शहर में आ जाया करती थीं, पर अब तो वह भी बहुत कम हो गया है। कभी कभार ही अपनी बड़ी बहू के पास उनका आना होता है, लेकिन अब जब उसने फोन करके बुलाया तो कमला देवी को आना ही पड़ता। आखिरकार उनके पोते का जन्मदिन था। अगर ऐसे में ना आती तो भला कब आती। कमला जी की उम्र तो बहुत थी, लेकिन उस उम्र में भी अपने हाथ पैर उन्होंने टिकने नहीं दिए। कमला जी बिल्कुल सही सलामत थीं और उनके हाथ पैर भी बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत थे। अपने छोटे मोटे काम तो वह करती ही थीं, साथ ही साथ बच्चों के साथ घर के काम भी दिखवा लिया करती, अपने पोते पोतियों को संभालती और कभी कभार बेटे के साथ खेती में भी हाथ बटा देती थीं, क्योंकि उन्हें भी दिखाई दे रहा था कि उनके पति की बीमारी में खर्च हुए पैसों का कर्ज निपटाने के लिए उनका छोटा बेटा दिन रात मेहनत कर रहा है और बड़ा बेटा, उसने तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ही मोड़ लिया था। उसे सिर्फ अपने परिवार से मतलब था और किसी से नहीं। इसीलिए वे भी अपने छोटे बेटे की मदद करने की कोशिश किया करती थीं और छोटा बेटा और बहू भी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। खैर, अब एक हफ्ते बाद मुन्ने का जन्मदिन था, तो अगली सुबह उसकी दादी कमला जी अगले ही दिन सुबह वाली ट्रेन से शहर के लिए रवाना हो गईं। वे जब अपने बेटे के शहर पहुंच गईं, तो उन्होंने पहुंचने से पहले ही अपने बेटे को फोन करके बता दिया कि बेटा मैं आ रही हूँ, तुम मुझे लेने स्टेशन पर पहुंच जाना। तो बेटे ने कहा कि माँ, मैं कोशिश करता हूँ, आप स्टेशन पर पहुंचकर मुझे फोन कीजिएगा। कमला देवी जी की ट्रेन अब स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपने गंतव्य पर पहुंचकर अपने बेटे को फोन किया और कहा कि बेटा मैं स्टेशन पर पहुंच गई हूँ, तो मुझे लेने के लिए आ जा। तो उनके बेटे ने कहा कि माँ, मैं तो ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ, इसीलिए जल्दी जाना पड़ा क्योंकि कोई काम था, वरना थोड़ी देर और रुक जाता। अब आप एक काम कीजिए, आप ऑटो लेकर घर चली जाइए। दीपिका और बच्चे सब लोग घर पर ही हैं। कमला जी ने बेटे की मजबूरी को समझते हुए ऑटो वाले को बुलाया और अपने बेटे के घर जा पहुंची। जब घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो बहू दीपिका अपनी सास को देखकर बहुत खुश हुई और उनका बहुत अच्छे से स्वागत भी किया। बड़े प्यार से बात की, अंदर बुलाया, उन्हें बिठाया और चाय बनाकर लेकर आई। अपनी सास को चाय पानी पिलाने के बाद अब दीपिका ने सोचा कि चलो आज के लिए अपनी सासू माँ की सेवा कर लेते हैं, फिर कल से तो इन्हें काम पर लगाना ही है। बस यही सोचकर शाम को दीपिका ने अपनी सास की खूब सेवा की, उनके पसंद का खाना बनाया और उन्हें खाना खिलाया। इधर कमला जी भी बहुत खुश थीं। आखिरकार वे इतने दिनों बाद अपने बेटे और अपने बच्चों से जो मिली थीं, और उनकी पोती रोशनी और उनका पोता जिसके जन्मदिन में वह आई थीं, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और वैसे भी दादी दादा को अपने बच्चों से कहीं ज़्यादा लगाव उनके बच्चों से होता है। ठीक वैसे ही बच्चों को भी जितना लगाव अपने माँ बाप से होता है,
उससे ज्यादा लगाव अपने दादा दादी से होता है। वैसे ही रोशनी और उसका भाई मुन्ना अपनी दादी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जब दादा की मौत हुई तब तो वह बहुत छोटे छोटे थे। उसके बाद से जब से उन्हें ध्यान है, अपनी दादी के पास रहना चाहते थे। लेकिन जब से यहाँ आना हुआ, तब से बेचारे अपनी दादी से दूर हो गए थे। अब तो उनकी दादी एक दो दिन के लिए ही आ जाती, तो ही बच्चे उनसे मिल लिया करते थे, या फिर गर्मियों की छुट्टियों में गांव चले जाते तो अपनी दादी के साथ समय बिता लेते। रात को सब लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर सब सो गए। कमला जी का बड़ा बेटा ऐसा तो नहीं था कि वह अपनी माँ को प्यार नहीं करता था, लेकिन वह हमेशा ही काम में व्यस्त होने की बात कहकर निकल जाया करता और बाकी की बची कुची जिम्मेदारियों को उसका छोटा भाई निभाते रहता। अब इन सब बातों से उन लोगों को कोई मतलब नहीं था। दोनों परिवार अलग अलग हो चुके थे। बड़ा भाई शहर में और छोटा भाई गांव में था। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बड़ी बहू की कुछ बेवकूफियों के कारण अभी तक जो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, अब वह सब कुछ बिगड़ता और बिखरने वाला था। दरअसल बड़ी बहू का इरादा तो अपनी सास को केवल काम के लिए बुलाने का था। रात को तो उसने अपनी सास को खूब आराम से सुलाया। अगली सुबह उठकर उन्हें चाय बना कर दी और उनसे कहा कि वह सभी रिश्तेदारों की लिस्ट बना लें, जिनको भी फंक्शन में बुलाना है। कहीं कोई रह गया तो फिर बाद में परेशानी होगी। अब एक दो दिन तो सब ठीक ही रहा। बहू भी घर का काम कर दिया करती और कमला जी भी अपनी बहू का हाथ बटा दिया करती। यदि बहू सब्जी काटती तो कमला जी आटा मिलाकर रोटियां बना देती। बहू झाड़ू लगाती तो कमला जी पोंछा लगा देती। अब तो 2-3 दिन तक तो सब कुछ बढ़िया चलता रहा, लेकिन अब फंक्शन में भी 2-3 दिन ही मात्र रह गए थे। अब अपनी सास को सामान का पर्चा थमाकर दीपिका ने कहा कि माँ, आप बाजार से जाकर सामान ले आइए, मैं सभी रिश्तेदारों को फोन कर देती हूँ। कमला जी बाजार से सारा सामान लेकर आ गईं। अब तक बहुरानी खाना पीना बनाकर आराम कर रही थीं। बहू को उन्होंने आवाज लगाकर पानी मांगा, पर शायद वह सोई हुई थी। शाम हुई तो बहू कमरे से बाहर नहीं आई और इतनी शाम तक अभी भी घर में खाने पीने की कोई तैयारी नहीं हुई थी। तो कमला जी अपनी बहू के कमरे में गईं और उसे आवाज लगाकर पूछा कि बेटा, अभी तक तुम नीचे क्यों नहीं आई? तब उनकी बहू ने कराहते हुए कहा, माँ जी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और शायद बुखार भी आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल मैं कुछ कर पाऊंगी। मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है। मैं कोशिश करके देखती हूँ। वह उठने की कोशिश करती रही। उठने की कोशिश करती करती फिर से बेड पर गिर गई। कमला जी ने बहू की ऐसी हालत देखी तो उसे डांटते हुए कहा कि पागल, तू मुझे तब से बता नहीं सकती थी तेरी इतनी तबीयत खराब है? मैं तुझे लेकर डॉक्टर को ही दिखा लाती हूँ। चल तू रुक, मैं अभी नकुल को फोन करती हूँ और उसे बुलाती हूँ। बहू ने अपनी सास को मना किया, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को फोन करके बुला लिया। उन्होंने उसे सारी बात बता दी कि बहू की तबीयत कितनी खराब है, इसीलिए तू तुरंत घर आ जा और उसे डॉक्टर के पास लेकर चलना है। जब तक उनका बेटा ऑफिस से घर वापस आया, तब तक उन्होंने अपनी बहू को घर पर ही रखी हुई गोलियां दे दी थीं, जिसे खाकर बहू को आराम मिल गया। लेकिन कमला जी ने अपनी बहू को बिल्कुल परेशान नहीं किया। बहू को बिस्तर पर लिटाकर उन्होंने घर का सारा काम निपटा दिया, खाने पीने का सब काम देख लिया। अब अगले दिन सुबह फिर से बहू का शरीर गर्म हो रहा था। तब कमला जी ने कहा कि नकुल, तू बहू को लेकर अस्पताल चला जा, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं, ऐसे फायदा नहीं लगेगा। जब कमला जी ने ज्यादा जोर दिया तो नकुल उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ जाने को तैयार हो गया। अब दीपिका
सीढ़ियों से जब नीचे उतर रही थी तो नीचे वाली दूसरी सीढ़ी से वह फिसलकर गिर गई और उसके मुंह से तेज चीख निकली, जिसे सुनकर कमला जी किचन से दौड़ी चली आईं और वे उसे देखकर बिल्कुल चौंक गईं। उन्होंने फटाफट जाकर अपनी बहू को उठाते हुए बेटे को आवाज लगाई, नकुल, नकुल, कहाँ मर गया तू? मैंने तुझे कहा था ना कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, इसे अपने साथ लेकर आना, तो तूने इसे अकेला क्यों छोड़ दिया? देख, बेचारी सीढ़ियों से गिर गई। अब उठा इसे और उठाकर इसे कमरे में पहुंचा। तब नकुल दौड़ता हुआ आया और अपनी पत्नी को लेकर कमरे में पहुंचा। पैर में चोट लगने के कारण वह कहीं जाना नहीं चाहती थी और नकुल डॉक्टर से दवाइयां लेकर आ गया। तब उन्होंने घर पर ही डॉक्टर को देखने के लिए बुला लिया कि पैर में ज्यादा चोट तो नहीं है। तब डॉक्टर ने बताया कि पैर में मोच आ गई है, 2-3 दिन तक बिस्तर से ना उठें। 2-3 दिन बाद डॉक्टर जाकर चेक कर लेगा। जब डॉक्टर ने यह सब कहा तो दीपिका बौखलाती हुई नाटक करने लगी। अरे नकुल, मैं बिस्तर पर लेटी नहीं रह सकती, मुझे तो उठना ही होगा। यह कहती कहती बिस्तर से उठने लगी और बोलती रही, अगर मैं बिस्तर में पड़ी रही तो घर का काम कौन देखेगा? इधर मुन्ना का जन्मदिन है, कितने रिश्तेदार आएंगे, सब कुछ कैसे होगा नकुल? तब अपनी बहू को परेशान देखकर कमला जी बोली, बेटा, तू बिल्कुल परेशान मत हो, सब हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं घर संभाल लूंगी, तू आराम कर। उन्होंने दवाई देकर उसे आराम करने के लिए कहा। अब जब दोपहर तक बहू के पैर में कोई आराम ना लगा तो कमला जी अपने बेटे नकुल से बोली, नकुल, मुझे लगता है कि हमें फंक्शन कैंसिल कर देना चाहिए। देखना, बहू के पैर में कितनी चोट आई है। ऐसे में जब बहू बीमार है तो हमारा यह सब काम धाम करना, तामझाम इतना जरूरी तो नहीं है। इस पर दीपिका बोली, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, फंक्शन कैंसिल नहीं कर सकते। अभी फंक्शन में बस 3 ही दिन बचे हैं, या कहिए कि 2 ही दिन बचे हैं। तीसरे दिन तो फंक्शन है ही, और फिर जिन लोगों को हमने बुला लिया है, अब उन्हें कैसे मना करें? तब कमला जी बोली, लेकिन बहू, अभी तो लिस्ट मेरे ही पास है, मैंने तुम्हें लिस्ट दी ही नहीं, तो तुमने फोन तो नहीं किया होगा ना अभी किसी को भी? तब दीपिका बोली, माँ जी, मैंने अपने मायके वालों को कॉल करके बता दिया था और साथ ही अपनी सभी सहेलियों को भी। मैंने मुन्ना के दोस्तों को और उनके माता पिता को भी फ़ोन करके फंक्शन की खबर दे दी थी। यहाँ शहर में हमारे जितने भी जानकार हैं, उन सबको मैंने फ़ोन करके बता दिया था। बस आपके और नकुल के कुछ रिश्तेदार हैं जिन्हें हमने नहीं बताया, बस वही लोग रह गए हैं। यहाँ मैंने सबको बता दिया है। अब मेरे रिश्तेदार यहाँ आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और मैं ऐसे में उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ? अब कमला जी कुछ सोचती हुई बोली, अच्छा, तो तुमने सबको बुला लिया है, सबको बता दिया है। चलो कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो भी हम सब कुछ संभालते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब तुम आराम करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब कमला जी सुबह घर का काम निपटाकर बच्चों को खाना बनाकर देती और दोपहर में फंक्शन के सभी कामों की जिम्मेदारियां उठाती। फंक्शन में ज्यादा दिन भी नहीं बचे थे। आज दोपहर का समय तो यूं ही निकल गया, ऐसे ही बात बातों में पता ही नहीं चला। अब उनके पास केवल 1 दिन बचा था। अब 1 दिन में उन्हें इतना सारा काम संभालना था। आखिरकार कमला जी ने सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लिया और आज मुन्ना का जन्मदिन था। सुबह सुबह घर में कथा का आयोजन किया गया था। कुछ रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए थे। दीपिका ने गांव में अपने देवर को फोन पर पूछा था कि वह आएगा या नहीं, लेकिन उसने कहा कि उसका आना अभी थोड़ा मुश्किल है। अभी तक तो उसके आने की कोई पता नहीं है। दीपिका को भी पता था कि उसका देवर कितना व्यस्त रहता है और वह गांव के कामों को, अपने खेतों के कामों को छोड़कर वह जल्दी से कहीं नहीं जाता।
इधर कमला जी 2 दिन से पागलों की तरह घर में लगी हुई थीं और फिर एक दिन पहले ही दीपिका के मायके वाले जो आकर बैठ गए थे, उनके खाने पीने और अन्य सभी कामों में वह इतनी व्यस्त हो गई थी कि उनके पास खुद को देखने का समय ही नहीं था। इधर घर में 4-4 रिश्तेदार आए हुए थे और उधर घर के सारे काम, साथ में घर के बाहर के कामों की भी जिम्मेदारियां थीं, क्योंकि बेटा वह तो बस पंडित जी को न्योता देने के अलावा और कोई काम कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसका ऑफिस का काम खराब हो जाता। सारी जिम्मेदारी बेचारी कमला जी पर आन पड़ी थी। अब जब 2 दिन से वह पागलों की तरह लगी हुई थी, तो काम में उन्हें अपना होश ही नहीं था। 2 दिन से ना तो उन्होंने अपने बाल काढ़े थे और ऐसे ही उल्टे सीधे कपड़े पहनकर बस घूम रही थीं, कामों में लगी पड़ी थीं। आज घर में मुन्ने का जन्मदिन था। उसकी माँ दीपिका और दीपिका के घर वाले नहा धोकर नीचे फंक्शन में आ गए और इधर कमला जी कथा की तैयारियों में जुटी हुई थीं। केले के पत्ते लाना, भोग के लिए प्रसाद बनाना, प्रसाद के लिए अन्य सामान लाना, चरणामृत बनाना और भी अन्य कई जिम्मेदारियां थीं, जिसमें सुबह से वह लगी हुई थीं। ऐसे में उन्हें अपना होश ही कहाँ था। जैसे तैसे उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए थे, वैसे ही घूमती रहीं। कथा के बाद दीपिका की माँ ने कहा, अरे दीपिका, आज तो तेरी सास काम वाली बाई से भी ज्यादा गई गुजरी लग रही है। इसे इतनी भी तमीज नहीं है कि घर में 4 रिश्तेदार आए हैं तो ढंग की साड़ी पहन ले। यह सब बातें कमला जी ने सुन ली, लेकिन वह कुछ न बोली और उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इधर दीपिका की सहेलियां भी उससे कानाफूसी करती हुई बोली, दीपिका, तेरी काम वाली बाई तो बहुत अच्छी है। सुबह से जब से हम आए हैं, इस उम्र में भी कितना काम कर रही है। इतना काम तो मेरी वह 25 साल की नौकरानी नहीं करती, जितना काम तेरी नौकरानी 45-50 साल की उम्र में कर रही है। कमाल की काम वाली ढूंढी है तूने यार। एक ऐसी ही काम वाली मेरे लिए भी ढूंढ देना। दीपिका ने हंसकर इस बात को टाल दिया, लेकिन यह नहीं कहा कि यह मेरी सास है, कोई काम वाली नहीं। जब कमला जी के कान में यह बात पड़ी तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि दीपिका ने भी हंसकर यह कह दिया कि सब नसीब नसीब की बात है। इसका मतलब तो कुछ और ही था ना। कथा के बाद यह सब बातें सुनकर कमला जी का जी थोड़ा सा कच्चा हो गया और उनकी आंखें नम हो गईं। यहाँ आई किस लिए थीं और क्या बनाकर रख दिया। बहू के पैर में चोट लगी, उसके परिवार वालों का इतना ख्याल रख रही हूँ, और फिर भी उसकी अपनी माँ ही मुझे ऐसे कह रही है। यह सब सोचकर उन्हें बुरा तो लगा, फिर खुद ही सोचने लगी कि कोई बात नहीं, अगर मैं ही सज धज कर घूमूंगी तो घर की जिम्मेदारियां भला कौन संभालेगा। मुझे तो अपने बच्चों की इज्जत के बारे में ही सोचना है ना। अगर यहाँ कोई भी काम बिगड़ गया तो 4 लोग बातें बनाएंगे और कहेंगे कि जब होता नहीं है तो क्यों करवाते हैं प्रोग्राम। बस यही सब सोचकर लगी हुई थी। शाम हुई तो सभी मेहमान इकट्ठे हो गए और जो अभी तक नहीं आए थे वह मेहमान भी आने लगे थे। सुबह से काम में लगी हुई थी। कमला जी की हालत अभी भी ऐसी ही थी। बेचारी जब कथा के बाद फ्री हुई और थोड़ा आराम करने को चली, तब उनकी ही समधन ने उन्हें रोक दिया और कहा, अरे समधन जी, दरअसल बहुत गर्मी सी लग रही है, अगर थोड़ा सा शरबत बना दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जब उन्होंने शरबत बनाकर दे दिया तो थोड़ी ही देर में कहने लगी कि कुछ भूख सी लग रही है, खाने के लिए पूड़ियाँ खाने का मन नहीं कर रहा, आप कुछ हल्का फुल्का सा बना दीजिए। फिर से उन्होंने 7-8 लोगों के लिए हल्का फुल्का सा खाना बनाया। ऐसे में बताओ उन्हें समय कहाँ से मिल जाता। बेचारी काम में ही लगी हुई थी। और फिर अब शाम को पार्टी में मेहमान आ चुके थे और कमला जी ने लाइट डेकोरेशन,
गुब्बारों से डेकोरेशन, फूल पत्तियां आदि सब लगाकर सब कुछ तैयार कर दिया था। खाने पीने से लेकर पार्टी में सजावट का सब सामान आ चुका था। इंतजार था तो बस पोते के केक आने का। सभी लोग वहीं पार्टी में खाना पीना खाने में लगे हुए थे कि तभी केक वाला केक लेकर आ गया और भागती दौड़ती सी कमला जी बाहर से केक लेकर अंदर आ ही रही थीं कि बगीचे में जहां पार्टी का इंतजाम किया गया था, दीपिका भी वहीं कुर्सी पर बैठी हुई थी अपने परिवार वालों के साथ में, और नकुल अपनी माँ के साथ थोड़ा बहुत काम दिखवा रहा था। कमला जी ने नकुल को रिटर्न गिफ्ट पैक हुए या नहीं यह देखने के लिए अंदर किचन में भेजा था, और इधर वह केक लेकर आ रही थी। लेकिन केक लेकर आते वक्त जल्दबाजी में वहीं खड़ी दीपिका की एक सहेली और दीपिका की माँ, जो कि दोनों आपस में कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बातें कर रही थीं। जल्दबाजी में बेचारी कमला जी उनसे टकरा गईं और उन दोनों की कोल्ड ड्रिंक उनके कपड़ों पर गिर गई। गुस्से में दीपिका की माँ अपनी समधन पर चिल्लाकर पड़ी और बोली, अरे हद हो गई, कम से कम आंखें तो खोल कर चलिए, आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा क्या? दीपिका की माँ ने इतना कहा और उसकी सहेली तो कमला जी पर बरस पड़ी और बोली, तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों को दीपिका जैसे लोग ही सर पर चढ़ा लेते हैं। तेरी आंखें हैं या बटन, तुझे दिखाई नहीं देता? बुढ़ापे में भी 20 बरस की छोरी की तरह इधर उधर उड़े जा रही है। बिल्कुल आंखें फूट चुकी हैं क्या तेरी, जो तुझे इतना दिखाई नहीं दिया कि सामने हम दोनों खड़े हैं? तुम लोगों की इतनी औकात तो होती नहीं, जितना नुकसान कर देते हो। तुझे पता भी है मेरी यह ड्रेस कितने की है? मेरी यह साड़ी इतनी महंगी है कि तू अपनी कमाई में 6-7 महीने भी अगर पैसे जोड़ती रहे ना, तब कहीं जाकर तू ऐसी साड़ी खरीद पाएगी या ऐसी साड़ी खरीदने के बारे में सोच पाएगी। अब बता, इसके पैसे कौन भरेगा? इस साड़ी की कीमत जितनी है, इसके पैसे क्या तेरा बाप भरेगा? दीपिका की सहेली उसके सास से इतनी बदतमीजी कर रही थी, लेकिन मजाल थी कि दीपिका या उसकी माँ कोई भी बीच में बोला हो। कमला जी दीपिका की सहेली से माफ़ी मांगने लगीं और बोली, माफ़ करना बेटा, जल्दबाजी में गलती हो गई। तब वह बोली, बेटा अपनी औकात में रहकर बात कर, मुझसे ज़्यादा रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश मत कर। अपने आप को तू समझती क्या है? मुझे बेटा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? 2 कौड़ी की औकात नहीं, आई बड़ी बेटा कहने वाली। जब कमला जी को उसने इतनी सारी बातें सुनाई तो उनकी आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे, लेकिन कोई नहीं बोला। अब वह औरत कमला जी से बोली, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर टिश्यू लेकर आ और मेरी जूतियां साफ कर। तुम जैसे लोगों की औकात ही इतनी होती है और तुम्हें तुम्हारी औकात में रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना सर पर चढ़कर नाचने लगते हो। जाकर टिश्यू ला और मेरी जूती साफ कर। तुझे सुनाई नहीं दिया? कमला जी ने अपनी बहू दीपिका की ओर देखा और बहू की माँ अपनी समधन की ओर भी, पर उन सब ने अपनी नजरें झुका लीं, अपना मुंह फेर लिया। पार्टी में तमाशा ना हो इसलिए कमला जी टिश्यू लेने चली गईं। टिश्यू लाकर नीचे बैठकर जैसे वह उसके जूते साफ करने लगी कि तभी कमला जी का छोटा बेटा वहां आ गया और उसने अपनी माँ के हाथ से वह टिश्यू पेपर लेकर दूर फेंक दिया और बोला, आपसे यह सब करने के लिए किसने कहा माँ? मैं तो यहाँ कुछ और ही देखने आया था, पर यहाँ आकर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। इतना कहकर वह तिरछी नजरों से दीपिका की ओर देखने लगा तो दीपिका ने अपनी नजरें चुरा लीं। फिर वह लड़की दोबारा से कमला जी से बदतमीजी करने लगी। बीच में जब उनका छोटा बेटा पवन बोला तो वह उससे ही अंग्रेजी झाड़ने लगी। बोली, हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले? क्या तुम्हें पता भी है कि इस बुढ़िया ने क्या किया है? शी इज जस्ट अ मेड
and she ruined my expensive sari. Do you know how expensive is this? तुम जैसे गंवार लोगों को यह नहीं समझ आएगा। तब पवन बोला, I know everything and I also understand, but I really don't know how expensive your sari is. What is the cost of your sari? 1 lakh, 2 lakh, or more than this? Tell me now, what is the cost of your sari? I'll pay you right now. 50,000, 10,000। पवन ने जब 2-4 शब्द इंग्लिश के कहे तो उसकी बोलती बंद हो गई और वह चुपचाप पवन की ओर देखने लगी। तो पवन बोला, क्यों, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? बताओ ना कि क्या कीमत है इस साड़ी की। फिर कमल ने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले और उस औरत के मुंह पर फेंक कर मारे और बोला कि अब इससे नई साड़ी खरीद लेना। यह तो रही तुम्हारी साड़ी की कीमत, और तुमने जो मेरी माँ की बेइज्जती की है उसकी कीमत कौन चुकाएगा? पवन ने अपनी पत्नी को आगे बढ़ने के लिए इशारा किया और उसकी पत्नी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और बोली, अब हुआ ना हिसाब बराबर। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तुम्हें शायद यही भाषा समझ आती है। आज के बाद किसी की बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोच लेना। गुस्से में तनतनाती हुई वह औरत उस पार्टी से निकल गई। अब सब लोगों ने साथ मिलकर मुन्ना का केक कटवा दिया। फिर पवन अपनी माँ को लेकर वहां से निकलने लगा। अचानक से पवन के वापस लौटने पर नकुल ने जब पूछा तो पवन ने उसे सारी सच्चाई बता दी कि जब वह अंदर था तब इस पार्टी में उसकी माँ के साथ क्या क्या हुआ, और उस वक्त दीपिका मैडम अपनी कुर्सी पर मुंह फेर कर बैठी हुई थीं। पवन ने अपने भैया और भाभी दोनों को 1000 बातें सुनाईं और अपनी माँ को लेकर तुरंत ही वहां से चला गया। अब कमला जी छोटे बेटे और बहू के पास ही रहती हैं। बच्चों का मन करे तो गर्मियों की छुट्टियों में अपने चाचा चाची के पास आ जाते हैं, लेकिन कमला जी अब उनके पास नहीं जाती और ना ही पवन और उसकी पत्नी उन्हें भेजते हैं। वह अपने छोटे बेटे और बहू के साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।